नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी साथियों का एक नई क्लास सर्वनाम की क्लास में स्वागत है। साथियों, हम यहाँ पे सर्वनाम के बारे में एक ही क्लास में पूरा अच्छी तरीके से समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने लिख के लेके आया है। मैं लिख के लेके आया हूँ। इससे क्या होगा कि आपके टाइम में साथी थोड़ा-सा बचत हो जाएगा। बाकी आप जो टाइम बचेगा आप कहीं अन्य चीज़ों को सीखने या समझने में लगा लेंगे, या इस क्लास को 2 बार देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में एकदम बेहतरीन तरीके से आ जाएँगी। उम्मीद करता हूँ ऐसी क्लास आपने अभी तक नहीं देखी होगी। इसी उम्मीद के साथ इस क्लास में अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक, और एक छोटा-सा काम है आपका शेयर करने का, वो भी कर देंगे। तो सर्वनाम हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी खत्म कर लिया है, क्योंकि हम टॉपिक वाइज़ पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी हमारा एग्ज़ाम आने में वक़्त है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम पहले से ही रणनीति बना के चल रहे हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में तहलका मचा दें। सर्वनाम एक विकारी शब्द होते हैं मेरे भाई। विकारी का मतलब होता है कि जिसमें विकार आए, परिवर्तन आए, वही सर्वनाम है। विकारी शब्द होते हैं। ये संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। ये संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। संज्ञा के स्थान में जो प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम होते हैं। संज्ञा की जो पुनरावृत्ति को रोकते हैं वो भी सर्वनाम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है, अपने दिमाग में बैठा लेना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम के कुल या मूल शब्दों की संख्या कुल कितनी है, तो 11 है। अभी हम बात करेंगे आगे कौन-कौन से हैं। और सर्वनाम के कुल भेद मेरे भाई कितने हैं, तो सर्वनाम के भेद हमेशा से 6 हैं, हमेशा से 6 ही रहने वाले हैं। और अगर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो आप 6 ही मार्क के आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई। अब चलते हैं हम भेद के ऊपर, सर्वनाम के। तो पहला सर्वनाम का भेद है मेरे भाई पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष से ही पता चल रहा है, किसी पुरुष जाति का बोध कराएंगे। जैसे वे सर्वनाम शब्द जो श्रोता, वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। श्रोता, वक्ता या किसी अन्य पुरुष के बारे में बात की जाए या प्रयोग किए जाएं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं मेरे भाई, तो कुल 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। पहला भेद है उत्तम पुरुष। इसमें वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वही उत्तम होता है, यानी खुद के बारे में। स्वयं के लिए वक्ता स्वयं या लेखक स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसके कौन कौन से शब्द हैं, जैसे मैं, हम प्लस कारक विभक्ति। कारक विभक्ति का मतलब होता है कि मैं से बनेगा मेरा, मुझको, ये कारक विभक्ति के साथ बनते हैं। हम से बनेगा हमारा, हमको। हमारी क्लास, हमारी क्लास मतलब मैं उत्तम पुरुष हूँ, हमारी क्लास अच्छी है, तो मैं स्वयं के लिए प्रयोग जो कर रहा हूँ वही उत्तम पुरुष होता है। यहाँ पे किसी अन्य के बारे में बात नहीं, स्वयं अपने बारे में जो चीज होगी वही उत्तम पुरुष होता है। तो मुझे, मेरा, मुझको, हमें, हमको, ये सब उत्तम पुरुषवाचक हैं। ठीक है। अब दूसरा भेद है पुरुषवाचक का मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आप ऐसा समझिए कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले यानी वक्ता, लेखक, सुनने वाले पाठक, श्रोता के लिए करता है। जैसे आप यहाँ पे सुन रहे, तो मैं आपके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूंगा वो मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा, जिसमें तू, तुम, आप प्लस कारक विभक्ति आती है। जैसे मैंने कहा, तुम लोग सुन रहे हो, तुम्हें सुनाई दे रहा है, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, मैंने आपके लिए सारी चीजें बोली हैं, तो वहां पे मध्यम पुरुष हो गया। यहाँ पे जब उत्तम पुरुष में केवल मैं इन्वॉल्व रहता हूँ, दूसरा कोई नहीं रहता है, और मध्यम पुरुष में आप इन्वॉल्व हो जाते हो, प्लस कारक विभक्ति भी इसमें आ जाती है। जैसे तुझे, आपको, आपने, आपको, ये सब क्या है आपके, ये सब मध्यम पुरुष, यानी एक व्यक्ति और एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी जिसको कहते हैं पाठक या श्रोता, सुनने वाला या पढ़ने वाला जो होता है वो मध्यम पुरुष होता है। तीसरा आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक, श्रोता या सुनने वाले से न होकर किसी अन्य से हो जाए सीधा। नहीं आप सुन रहे हैं, नहीं मुझसे, मैं तो बोल रहा हूँ लेकिन आप सुन रहे हैं, मैं किसी और के बारे में आपसे बोल रहा हूँ, वहां पे अन्य पुरुष, किसी अन्य के बारे में ही बात होगी, किसी अन्य के बारे में ही बात होगी, वहां पे मेरे भाई उन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह, वह, ये, वे प्लस कारक विभक्ति लगेगा तो इनका, उसका, इन्होंने आदि। जैसे यह कार कितनी अच्छी है, यह बुक जो मैं पब्लिश कराने जाऊंगा
वो कितनी अच्छी होगी, मैं तो दूसरे के बारे में बात कर ली, दूसरी चीज़ के बारे में बात कर ली, वह आदमी कैसा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वह आदमी कितना बेकार था। किसी अन्य के बारे में बात कर दी तो वहाँ पे अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा, तुम्हारे बारे में मैंने बात कर दी तो मध्यम पुरुष हो जाएगा, हम अपने बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। समझ में आया? कभी भी गलत करोगे? बिल्कुल नहीं गलत करोगे भैया। चलो दूसरे भेद पे चलते हैं। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम इसे संकेतवाचक भी कहते हैं, संकेतवाचक भी कहते हैं। वे शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैंने शब्दों की बात करी है, जैसे यह वह, यही मिला के कुल सर्वनाम में 11 शब्द होते हैं कारक विभक्ति को छोड़ के। यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर यह वह जहाँ पे प्रयोग किया जाएगा आप समझ जाएंगे कि वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होना चाहिए और निश्चित वस्तु का बोध होना चाहिए। एक क्राइटेरिया है निश्चयवाचक सर्वनाम को पहचानने के लिए कि सर्वनाम का पड़ोसी क्या होना चाहिए, सर्वनाम होना चाहिए। जैसे वह बहुत अच्छा लड़का है, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम और निश्चित वस्तु का बोध, वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक, जैसे वह बहुत अच्छा लड़का है, वह के बारे में बात हुई, निश्चित निश्चित व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। यह पेन मेरा है, पेन क्या है साथी मेरे, संज्ञा शब्द है। मेरा, मेरा क्या है, पेन यहाँ पे संज्ञा शब्द है और मेरा क्या है, सर्वनाम है, तो यह मेरा पेन है, यह भी निश्चयवाचक सर्वनाम हो गई। यह मेरी किताब है, यह भी निश्चयवाचक। इस कक्षा में देखो यह कितनी उपयोगी है। मैंने आपसे बोला कि यह कक्षा को देखो, यह कितनी उपयोगी है आपके एग्जाम्स के लिए। मैंने कोई निश्चित चीज की बात की है, निश्चित कक्षा की बात की है कि यह कक्षा वाकई में उपयोगी है, तो यह भी निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्योंकि जो चीज फिक्स होती है, निश्चित होती है, उसी के बारे में हम बात करें तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। समझ में आया? अब अगले भेद पे चलते हैं। दूसरा है, तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द जो अनिश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराएं, जिसमें कोई और कुछ शब्द आपको ध्यान में रखना है, इससे आप आसानी से पकड़ सकते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। जैसे कोई आ रहा है, निश्चित है कौन आ रहा है, आपको पता है? नहीं। कोई पढ़ा रहा है, कोई पढ़ रहा है, किसी को नहीं पता है। दूध में कुछ पड़ गया है, देखो बाहर कोई आया है, वह कुछ खा रहा है, कुछ, कोई, कुछ, कोई, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। ये सब कैसे हैं मेरे भाई? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, या आप इन्हें कह सकते हैं दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। आप इन शब्द को याद रखेंगे, जो और सो। जो और सो जहाँ पे भी दिखे वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम मार के आइएगा, अपने नंबर फिक्स करके आइएगा। जैसे यहाँ पे प्लस कारक विभक्ति भी इसमें शामिल होती है। जो से बना है जिसका, जिसकी, जिससे होता है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका उसका, जो सो, जो करेगा सो भरेगा, जैसा वैसा, जो जैसा देश वैसा भेष। तो यहाँ पे संबंध स्थापित करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जो सो प्लस कारक विभक्ति आ जाएगा तो वहाँ पे संबंधवाचक हो जाएगा। ये शब्द तो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। अगला मेरे भाई पांचवा भेद है, सबसे सरल यही है कि जिन शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो, कौन और क्या, और लास्ट में ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, तो आप समझ जाना कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अक्सर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं शब्दों को कि कौन दे देगा, यहाँ पे दे देगा कौन, और आपको बताना है कि यह क्या संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है या पुरुषवाचक है। तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन सा सर्वनाम होगा। तो अक्सर आपको इस चीज़ को लेके तैयार होना पड़ेगा। यहाँ पे किसकी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह, कौन ये भी प्रश्नवाचक, कैसे, क्या, ये सब प्रश्नवाचक हैं, तो प्रश्नवाचक वाला। जहाँ पे भी प्रश्न किया जाए, किसी प्रश्न का बोध हो, जानकारी मिले, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगला है भेद आपके स्क्रीन पर निजवाचक। निज का मतलब स्वयं, अपने आप के बारे में बात की जा रही है। वे शब्द जिनका प्रयोग स्वतः के लिए किया जाए, आप अपने लिए करें, यानी स्वयं, आप आपके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे आप इसको याद रखना, आप, स्वयं, स्वतः, ये सब निजवाचक सर्वनाम होते हैं। मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, मैं
यह क्लास स्वयं शेयर करूंगा। आपको स्वयं शेयर करना है तो स्वयं की बात, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगा, मैं इस समस्या का समाधान खुद निकालूंगा। तो खुद भी क्या है, एक निजवाचक सर्वनाम है, आप अपने के बारे में बात हो रही है तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम मेरे भाई हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। क्या समझ में आया, पल्ले कुछ पढ़ रहा है, पढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक शब्द, एक सर्वनाम और हमें देखने को मिलता है, ये स्टार आप मार्क कर लीजिएगा, जिसका नाम है संयुक्त सर्वनाम। जिसका नाम है संयुक्त सर्वनाम। जब दो सर्वनाम शब्द एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो उस केस में उसे संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो और कुछ का प्रयोग एक ही बार में हो गया, सब कुछ हो गया, हर कोई हो गया, कोई ना कोई, जो कोई, कोई भी, ये सब संयुक्त सर्वनाम है। एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पे लगा लीजिएगा, एक चीज इम्पोर्टेंट, कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है कि सर्वनाम का एक वचन और बहुवचन रूप क्या होगा। इनसे अक्सर विद्यार्थी क्या होते हैं, अक्सर छात्र इसमें फंस जाते हैं। लेकिन फंसना नहीं है भाई, आसानी से मैं पूछ दिया जाएगा तो मैं का हो जाएगा हम यानी हम सब आ जाते हैं। मैं यानी सिर्फ मैं, हम यानी सब, अपने ही बारे में होगी लेकिन सब। तू, तू किसी एक की बात, तुम ढेर सारे, तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे भाई। तू का हो जाएगा तुम, वह का हो जाएगा वे, यह का हो जाएगा ये। अक्सर इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको अच्छे से इन सब चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेना है, नोट्स बना लेना है। मैं का हम हो जाएगा, तू का तुम, वह का वे, यह का ये होता है। इसी प्रकार से बहुवचन बनाए जा सकते हैं। अगर एग्जामिनर आपको फंसाना चाहेगा तो इसी प्रकार से क्वेश्चन देगा और आप उसमें फंस जाएंगे तो बोलेगा सर ने पढ़ाई नहीं था, लेकिन सर आपके इतने एडवांस है, सारी चीज़ें पढ़ा के रखते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, बस आपको ये सारी चीज़ें समझना है बस, बाकी और कुछ नहीं करना। ठीक है, क्या समझ में आया? अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है। मान के चलो कि हमने 12 से 13 मिनट 12 से 13 मिनट में सर्वनाम संपूर्ण खत्म कर दिया। अगर आप एक दो बार इस क्लास को देखते हो तो वाकई में झन्नों से उठा के अगर आपके पास क्वेश्चन पटक दिया जाएगा तो आप आसानी से सर्वनाम में गलती नहीं करने वाले हैं। और क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का क्या है, धन्यवाद है। और ऑल द बेस्ट है, आपका आने वाला जो भी एग्ज़ाम है आपकी तैयारी और बेहतर हो, आप चाहे जब भी इस क्लास को देखें। ठीक है, मिलेंगे अगली तब तक की नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए मेरे भाई। जय हिंद।